जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है कैफ 3 बिजनेस लॉ का। आज के लेक्चर में एक तरह से ओरिएंटेशन लेक्चर है। इसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ओरिएंटेशन का कि आज का लेक्चर हमारा ज़ाया जाएगा, इसमें हम कोई चीज़ जो है वो सीखेंगे नहीं। नहीं, हम इसमें प्लानिंग मैटर डिस्कस करेंगे, वो प्लानिंग मैटर जो कि आगे पूरे सेशन में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और जिनके मुताबिक हम अपना सिलेबस जो है कोशिश करेंगे, अगर उस प्लानिंग के मुताबिक अमल करते रहे तो टाइमली और इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ओरिएंटेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने 2008 में सीए क्वालिफाई किया। उसके बाद कुछ अर्सा तक जिस फर्म में ट्रेनिंग मेरी हुई उसी फर्म में मैनेजरियल लेवल पे कुछ काम किया। 2009 में टीचिंग प्रोफेशन में शिफ्ट हुआ और 2009 से आज तक फुल टाइम बेसिस पे मैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही अटैच्ड हूँ। लॉ का सब्जेक्ट जो है वो तकरीबन 8 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिज़नेस लॉ। पहले मर्केंटाइल और कंपनी लॉ एक ज़माने में अलग-अलग हुआ करते थे, फिर एजुकेशन स्कीम रिवाइज हुई और ICAP ने इसको इकट्ठा कर दिया। तो अब एक ही पेपर है, तो बिज़नेस लॉ में कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ दोनों पार्ट्स में ही पढ़ाता हूँ। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इंस्ट्रक्टर का। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरे ख्याल में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ज़रूरी है सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। देखिए, जो लॉ है, जो LLB लोग होते हैं, क्वालिफ़िकेशन जिनकी होती है, इनका नॉलेज जो है लॉ के बारे में ज़्यादा होता है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है जितना उन लोगों के पास होगा। वो एडवोकेट हैं, शायद उनके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन जब हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में ये चीज़ अहम नहीं होती कि एक पर्सन के पास कितना नॉलेज है। अहम चीज़ ये होती है कि उसने कम्युनिकेट कितना करना है और जितना नॉलेज कम्युनिकेट करना है, क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर फ़र्ज़ कीजिए, छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मुझे ये टास्क दिया जाता है कि मैंने किसी बच्चे को 5 का पहाड़ा याद करवाना है, तो उसमें मैं और वो जो मैट्रिक पास है, हम दोनों इस जॉब में एक बराबर हैं, क्योंकि दोनों के पास वो रेलिवेंट स्किल है। और मैं भी अगर उस मैट्रिक पास वाले के पास ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो वो शायद ये टास्क मेरे से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। ठीक है। तो ये चीज़ नॉलेज ज़्यादा, लेकिन जितना कम्युनिकेट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस की वजह से इतना टाइम होने से कोई किसी भी को भी ये टास्क दिया जाए तो वो कंप्लीट कर ही लेता है। कम्युनिकेट जितना करना है वो मुझे अंदाज़ा है, ICAP का सिलेबस जो है और उसके मुताबिक जो है पास्ट में भी सेशन जो है वो कंप्लीट करवाए हुए हैं। एक चीज़ जो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ, मेरी जनरल प्रिजम्पशन है कि सीए के स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव मेथड क्यों ना हो, मैथ का सब्जेक्ट क्यों ना, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं पर्सनली इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। इसलिए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बेहतर तरीके से समझता है कि ये कंसेप्ट जो है आगे चल के हमारी फील्ड में किस हिस्से में किस तरीके से अप्लाई होगा, और वो चूंकि उस फेज से गुजरा हुआ है, उस रास्ते से गुजरा हुआ है जिसके ऊपर आपने अपना सफ़र शुरू किया है, तो उसको अंदाज़ा है कि किस तरीके से अगर तैयारी करवाई जाए तो वो बेहतर होगी। जैसे सब्जेक्ट्स कोई भी उठा लें, आप लॉ का सब्जेक्ट उठा लें, आप इवन अकाउंटिंग का सब्जेक्ट उठा लें, ये सिर्फ सीए में नहीं, बीए, बीकॉम, एफए, एफएससी वगैरह में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो टेस्टिंग का लेवल होता है और सीए में जो टेस्टिंग एग्जामिनेशन का लेवल होता है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अंदाज़ा है कि सीए में एग्जामिनर उस सिस्टम से गुजरा हुआ, उसे पता है एग्जामिनर क्या चीज़ देख के मार्क्स देगा, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, किस टॉपिक के ऊपर कितना टाइम लगाना है, किसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, किसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसीलिए बेहतर ये होता है कि हर सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोच करे तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अब, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, ये जहन में रखिएगा, कि मैं किसी भी दूसरे टीचर से बेहतर पढ़ा सकता हूँ। मैं ये क्लेम हरगिज़ नहीं कर रहा।
ठीक है। और ना ही मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसी भी दूसरे टीचर के साथ, वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या चाहे नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्योंकि हर एक के पास अपनी एक्सपर्टीज होती है, अपना स्टाइल, टीचिंग आर्ट है, ठीक है। मेरा अपना स्टाइल है, किसी दूसरे टीचर का हो सकता है अपना स्टाइल हो, वो भी ठीक पढ़ा रहा है, जाहिर है जो प्रोफेशन में लोग साल साल से पढ़ा रहे हैं ठीक पढ़ा रहे हैं, उनके स्टूडेंट भी पास होते हैं, उनके स्टूडेंट भी फेल होते हैं, हमारे स्टूडेंट भी पास होते हैं, हमारे स्टूडेंट भी फेल होते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर, जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी मैंने आपसे डिस्कस की है, वो ये कि आपने जब किसी भी प्रोफेशनल के पास आते हैं ना, तो उसके पास आने से पहले आपने अच्छी खासी रिसर्च करनी होती है, क्योंकि आपके कैरियर का प्रॉब्लम है कि कैसे पढ़ा रहा है, केस स्टडी करवाता है कि नहीं करवाता, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है कि नहीं होता, स्टूडेंट्स की क्वेरीज को आंसर किया जाता है कि नहीं किया जाता, और भी जो आप मुनासिब समझते हैं क्वेश्चन पूछना। लेकिन जब आपने सेलेक्ट कर लिया किसी प्रोफेशनल को, उसके बाद जो वो कहे आपने आंखें बंद करके उसके मुताबिक काम करना, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना अच्छा ये टीचर ये कह रहा है, दूसरा टीचर ये कह रहा है, तो फिर आके बार बार मुझसे पूछे सर ये बात इस तरह हो सकती है, या आपने इस चीज़ को इस तरह क्यों नहीं करवाया, या जो भी है, जो भी डिफरेंस होता है। तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। आप पहले तसल्ली कर लें कि जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो रीज़नेबल है, आपको रीज़नेबल प्रिपरेशन करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, और जब उसके पास पहुंच जाए फिर आपने जो वो काम कहे आपने चुप करके वो काम करते रहना। ये ऐसे है जैसे किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो हम एक दूसरे से पूछते हैं यार वो डॉक्टर कैसा है, जब तसल्ली हो जाए और उस डॉक्टर के पास चले जाएं, तो फिर जो भी वो मेडिसिन देता है उसके कैप्सूल खोल खोल के नहीं देखते कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, वो जो दे चुप करके खा लेते हैं। उसी तरह आपने काम करना है, जो असाइनमेंट आपको दूं, जिस तरीके से दूं, जिस वक्त दूं, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है मैंने, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाना है, कब केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवानी है, किस चैप्टर की प्रैक्टिस जो है वो कम करवानी है, किस चैप्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी है, ये सारी चीज़ें आपकी प्लान हैं, और जैसे आपको करवाई जाए आपने वैसे ही करना है। ये बात समझ आ गई? ये सबसे अहम है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट आके शेयर कर रहे होते हैं कि सर वो दूसरे कोई टीचर हैं उन्होंने क्लास को ये स्टेटमेंट दिया है तो बताइए ये इसी तरह है, या उन्होंने कोई रिवीजन का ये पेज दिया है, अब बताइए क्या ये रिवीजन का पेज ठीक है। आप टीचर के पास आ गए है ना, आपको स्प्रिंग 2021 की प्रिपरेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। सिलेबस में 1% भी चेंज आता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे मौजूद है और इसी काम के लिए मौजूद, हमारा काम यही है कि सिलेबस में जो भी चेंज आए उसको अंडरस्टैंड करना, देखना क्या चेंज है, किस तरीके से टेस्ट होगा, और आपको उसके मुताबिक तैयारी करवाना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ है ना, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, पिछले सेशन में भी इसी तरह हुआ है। तो हर चेंज आने के बाद आप परेशान हो जाए कि पता नहीं इस चेंज में क्या ऐसा आ गया है, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना था जो कर लिया। ये सारी चीज़ें, सारी कैलकुलेशन आपका टीचर कर रहा होगा, आपने सुकून, ये आपका काम नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो काम जैसे आपको कहा जाए आपने उसको वैसे तरीके से ही करना है, ठीक है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है फॉर एग्जांपल, वो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन उसको फिर आपने उसको डाउटफुल होकर नहीं देखना। मुझे अगर जिस चीज़ का पता होगा मैं क्लियरली आपको कह दूंगा मुझे इस चीज़ का पता है, ये चीज़ तरह, जिसका नहीं पता होगा आपको बता दूंगा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन बाद आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारी भी प्रोफेशन पे नज़र होती है क्या हो रहा है, किस जगह पे प्रोफेशन में सेट क्या चेंजेस आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वो चीज़ें सारी हमारे नज़र में होती हैं, और जैसे जैसे चेंजेस आती हैं हम आपको करवाते जाते हैं, आपको कतन इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन या सब्जेक्ट के बारे में जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबेबली आप में से अक्सर स्टूडेंट्स पहली दफ़ा इस अटेम्प्ट में पहली दफ़ा कैफ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसी तरह। अच्छा, एक गलत फहमी तो दूर कर लीजिए कि CA AFC से स्टार्ट होता है, CA AFC से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। हमारे ज़माने में एक एंटी टेस्ट हुआ करता था, अब एंटी टेस्ट नहीं होता, अब उसकी जगह पे ये कोई इक्विवेलेंट है AFC का टेस्ट। असल में CA स्टार्ट होता है कैफ लेवल से, वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे मैंने तो एक अटेम्प्ट में 4 पेपर दे दिए, चारों पास हो, CA तो बहुत आसान है। नहीं, ये सिर्फ एक एंटी टेस्ट की हद तक है, और इसमें भी जो कंसेप्ट्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, वो ऐसे थे जो अक्सर स्टूडेंट्स ने पहले पढ़े हुए थे। वो मैथ होता है, कोई इंग्लिश होती है शायद, इसी तरह कोई IT का थोड़ा बहुत शायद कंसेप्ट्स होते हैं। ये पहले काफ़ी हद तक आप लोगों ने पहले कवर किए होते हैं, इंक्रीमेंटल एफर्ट आपकी बहुत कम होती है AFC में।
तो इसके रिजल्ट को ये ना समझिए कि ये सीए का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एएफसी का हमें भी अंदाजा 80-90% रिजल्ट होता है, 100 में से कोई 80-90 बच्चे पास हो जाते हैं और कैफ में आ जाते हैं, लेकिन कैफ में इस तरह नहीं होता। ठीक है, एक तो ये कि आपका जो एएफसी में सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था और वो कंप्यूटर पे होते थे, लेकिन कैफ में सारे के सारे पेपर आपके रिटन होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज नहीं आएंगे, कुछ में ज्यादा होंगे, कुछ में कम होंगे, लेकिन सारे का सारा होगा रिटन। अच्छा, एक चीज मैं पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स को क्लियर कर देता हूं कि ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या, और ये मैं खुद से नहीं बल्कि आईकैप के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको सामने रख के आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनमें से कुछ स्टैटिस्टिक्स आईकैप की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, जो पुराने होंगे वो हम लोगों ने डाउनलोड करके संभाल के रखे होते हैं, पता होता है आगे चल के हमने रेफरेंस देना है। तो अगर आप इसको कंफर्म करना चाहे, कंफर्म कर सकते हैं आपकी वेबसाइट से भी, और टीचर के पास भी आ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह वैलिडेट कर दिया जाएगा, ये दिखा दिया जाएगा। ये है क्या फिगर्स। आईकैप हर अटेम्प्ट में पेपर लेता है, उसके बाद पेपर लेने के बाद रिजल्ट आता है आपका, उसके बाद आईकैप सजेस्टिव सॉल्यूशन शेयर करता है उस अटेम्प्ट के। ठीक है, शायद एएफसी में आपके पास पास्ट पेपर्स नहीं अवेलेबल होते थे, सिर्फ वो कोई रिवीजन वगैरह के लिए कोई क्वेश्चन दे दिया करते थे, हाँ जी क्विज वगैरह होते थे। पास्ट पेपर आईकैप शेयर नहीं करता क्योंकि वो लिमिटेड सा उनके पास डाटा बैंक, आपके साथ शेयर कर देंगे, टेस्ट क्या करेंगे फिर। तो वो पास्ट पेपर्स, लेकिन कैफ में आपको हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे, उनके सजेस्टिव सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे। जब सजेस्टिव सॉल्यूशन इशू करता है, फिर उसके बाद एग्जामिनर कमेंट्स भी इशू करता है क्या। ये एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं भला। आपने या आपके सीनियर जिन्होंने अटेम्प्ट किया पेपर, आईकैप हर पेपर, हर अटेम्प्ट के हर पेपर और हर पेपर के हर क्वेश्चन में एक डॉक्यूमेंट इशू करता है एग्जामिनर कमेंट्स के नाम से, जिसमें क्वेश्चन वाइज लिखा होता है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने क्या क्या गलतियां की है। ठीक है, क्या क्या गलतियां की है। पहले लेक्चर में इसलिए बता रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, और जितनी अहम ये डॉक्यूमेंट है ना आपके पूरे सेशन में, इससे अहम और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एग्जामिनर कमेंट्स। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, ये अभी आप पढ़ेंगे तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। ये एग्जामिनर कमेंट्स उस वक्त फायदा देते हैं जब आपने कोई टॉपिक या सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। आपको उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि आप जो एरर्स आइडेंटिफाई करता है उस वक्त आप उसको समझने के काबिल होंगे। लेकिन इसकी पूरे सीए में आदत डालिए एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ने की, इससे आपको जितना फायदा होगा मेरी असेसमेंट के मुताबिक और किसी चीज से इतना फायदा नहीं होता। एग्जामिनर कमेंट्स भी थी आईकैप में। फिर आईकैप एक और डॉक्यूमेंट इशू करता है स्टैटिस्टिक्स के हर अटेम्प्ट में, हर पेपर में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उनमें से कितने पास हुए, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उनमें से कितने पास हुए। तो हमारा जो बिजनेस लॉ का पेपर है, इसके भी स्टैटिस्टिक्स आईकैप ने इशू किए, हमने आपको इनके सामने प्रेजेंट कर दिया। मकसद सिर्फ इस सब्जेक्ट की नेचर समझाना है और इस सब्जेक्ट के एक दो इशू समझाना है। कंपैरिजन के लिए मैंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के स्टैटिस्टिक्स भी आपके सामने रख दिया। ठीक है, कंपैरिजन के लिए, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स इंट्रो और लॉ ये इकट्ठा ऑप्ट करते हैं, इंट्रो और लॉ ये कॉम्बिनेशन बनाया होता है। तो प्रोबेबली आप में से भी अक्सरियत ने ये दोनों सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ रहे होंगे। अगर मेरे से पूछें इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अहम है, वैसे तो दोनों अहम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इकोनॉमिक्स भी पास करना पड़ेगी, आईटी भी पास करना पड़ेगी, लेकिन कंपैरेटिवली तो मैं कहूँगा ये सब्जेक्ट ज़्यादा अहम है। क्योंकि आप, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, मेरा सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये मैं क्यों कर, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे पता है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड लॉयर नहीं बनना, और इसके लिए अकाउंटिंग की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल के अकाउंटिंग के मजीद आपने सब्जेक्ट्स पढ़ना है। लॉ एक ही दफ़ा पढ़ना है, अगर पास हो गया इसके बाद लॉ नहीं पढ़ना कैफ लेवल पे। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इस पे कितना टाइम लगाना, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट ऑलरेडी इसको अहम समझते हुए इसको ज़्यादा टाइम देता है। देखिए ये अहम है,
लेकिन इसके अहम होने से ये गैर अहम नहीं हो जाता। ठीक है, आपके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, इन स्टैटिस्टिक्स में एक मैसेज है, मैं मैसेज बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, पहले नंबर शेयर करता हूं। लेटेस्ट अटेम्प्ट, इंट्रो में पासिंग परसेंट 33%, लॉ में 29, प्रीवियस 34, 23, 48%, 21, 48%, 14%, 37, 18, 35, 20। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे फिर भी गैप कुछ रिसेंट ट्रेंड में क्लोज है, लेकिन अगर पीछे चले जाएं तो आधो आध का फर्क है तकरीबन, रफली। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि बिजनेस लॉ पास करना, बिजनेस लॉ एक मुश्किल सब्जेक्ट है? इसका ये मतलब नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन इंट्रो से मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, इंट्रो से मुश्किल नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि स्टूडेंट इधर तो पास हो रहे हैं, इधर नहीं हो रहे? इसलिए कि ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, इसको पास करना मुश्किल है। क्यों पास करना मुश्किल है? स्टूडेंट इस पे टाइम नहीं लगाते, समझते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक दफा क्लास ले लेंगे, रटा वगैरह लगाएंगे, खत्म कहानी, पास। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे काउंटिंग की स्पेशलिटी है नंबर, कैलकुलेटर, आपका कैलकुलेटर पे हाथ चल गया, नंबर्स के साथ कंफर्टेबल है, काउंटिंग क्लियर है आपकी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की एक होती है ना। बिजनेस लॉ में जो इसकी स्पेशलिटी है वो है केस स्टडीज, और ज्यादातर हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है इंतहाई फारग है, इंतहाई फारग है। ठीक है, जो FA BA वगैरह होते हैं, मैंने ICOM भी किया, BCom भी किया, इवन ICOM में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ इंतहाई फारग सिस्टम है। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया जाता, सिर्फ रट्टा लगा, एक काम लगाया रट्टा लगाना सिखाया जाता है। थेरी है तो रट्टा लगाओ, न्यूमेरिकल है तो सिलेक्टिव स्टडी करके चंद एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करवा दिए, ये करो पास हो जाओगे, और इस तरह होता भी है। तो हमारे यहाँ जो O लेवल A लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, कंपैरेटिवली उनकी बेहतर परफॉर्मेंस होती है, उनका माइंड थोड़ा शार्प होता है। लेकिन जो तो स्टूडेंट हमारे इस चीज़ को शुरू में समझ आते हैं कि नहीं भाई जो FA BA वगैरह में पढ़ा था वो उधर आ गया, अब CA की तैयारी डिफरेंट है, इसकी तैयारी इसके मुताबिक करनी है, वो पास हो जाते हैं, उनमें पासिंग रेशो ज़्यादा होती है। लेकिन जो स्टूडेंट ये समझता है नहीं नहीं लॉ तो मैंने उधर भी पढ़ा, BCom BA में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, MBA फॉर एग्जाम्पल किया उसमें भी पढ़ा हुआ है, इसमें क्या साइंस है? कोई साइंस नहीं है। ठीक है, वो जब पेपर आता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि एग्जामिनेशन स्टाइल डिफरेंट है। अब ये नंबर जो है बिजनेस लॉ, जैसे मैंने बताया, मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे पास करना मुश्किल है। दो रीजन। पहली रीजन क्या है? स्टूडेंट इसको इसकी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते, वेटेज नहीं देते। वो इसको 3 घंटे पढ़ लेगा, इसको भी आधा घंटा होगा ना, बोर हो जाएगा, वो छोड़ देगा। हर थ्योरी के पेपर के साथ इसी तरह है, वो बोर हो जाएगा, वो थोड़ा सा रट्टा लगा के कहेगा चले बस ठीक है बाकी एंड में कर लें। बल्कि एक स्टूडेंट तो मैं अक्सर उसके एग्जाम्पल याद आ जाता है कोई बात, मैंने कहा यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? कहता सर पढ़ूंगा ना। मैंने कहा कब? कहता आखिरी महीने में। अरे शाबाश, अभी क्यों नहीं पढ़ते? कहता सर थ्योरी है, अभी पढ़ा तो ज़हन से निकल जाएगी, या तो फिर आखिरी महीने ही करनी है, तो पहली दफ़ा भी आखिरी महीने में याद करूंगा, ताकि ताज़ा ताज़ा याद किया होगा ना, ज़हन से निकलेगा नहीं। अभी किया ना तो भूल जाएगा, ज़हन से निकल जाएगा। मैंने कहा शाबाश। मैंने कहा भाई रिवीजन किस चीज़ का नाम है? रिवीजन इसी चीज़ का तो नाम है। आखिरी महीने में तो आप पे दूसरे सब्जेक्ट का बर्डन भी ऐड हो जाएगा, उस वक्त नहीं कर सकेंगे। आखिरी महीने में याद रखें, आप नई चीज़ नहीं सीख सकते। नई चीज़ सीखने के ना पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, फ्रेश माइंड चाहिए होता है। आखिरी महीने में जब हर जगह पे हर सब्जेक्ट का बर्डन ऐड होता है, फ्रेश माइंड नहीं रहता, एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उस वक्त आप रिवीजन भी कर लें तो बड़ी बात है, नई चीज़ें तो दूर की बात। तो एक टाइम नहीं देते, इसको 3 घंटे खुशी से दे देंगे। काउंटिंग के क्वेश्चन ठक ठक सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे खुद पता है, मैं भी क्या करता था, सॉल्व बड़ा मजा आता है। अच्छा ये क्वेश्चन अगला करते हैं, ये क्वेश्चन ठक अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको 3 घंटे लगा लेंगे, इसको आधे पौने घंटे बाद ही कहते हैं बस खत्म, आज का हक अदा हो गया। याद रखें, इसको भी टाइम लगाएं जो आपके रेलिवेंट टीचर कहते हैं, कम से कम 2 घंटे तो मस्ट है। इसके अलावा जितने भी आपका टीचर सजेस्ट करते हैं, मैं बिजनेस लॉ के बारे में बता रहा हूँ, डेली 2 घंटे रिक्वायर्ड हैं पेपर पास करने के लिए पहली अटेम्प्ट में।
अगर आप दूसरी अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहते हैं बिजनेस लॉ का तो डेली 1 घंटा रिक्वायर्ड है, और अगर चौथी अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो डेली आधा घंटा रिक्वायर्ड है। आगे आप इसी तरह कैलकुलेशन कर लें अपनी। लेकिन जब तक ICAP का जो स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं करेंगे, जब तक पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा, अभी मैं आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर करूंगा ना, आपको अंदाजा होगा कि ICAP एक चैप्टर को भी छोड़ेंगे ना, कंफर्म एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा। एग्जामिनर ने पेपर इस तरीके से डिजाइन किया होता है। पहली रीजन क्या बताई मैंने आपको इसमें कम क्यों, जब मैंने कहा कि ये मुश्किल है और ये कम मुश्किल है लेकिन इसमें स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, पहले रीजन का प्रॉपर टाइम नहीं देते। दूसरी रीजन केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं होती। हमारा जैसे मैं बताया एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होते हैं उसमें किसी जगह पे केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। हम भी CA में आए थे, पहले पता चला था केस स्टडी होती क्या है, ठीक है, बस रट्टा होता था या कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स होते थे वो करते थे, खत्म कहानी। तो यहाँ पे जब आपका पहली दफा केस स्टडी के साथ वास्ता पड़ता है, अगर स्टार्ट से ही केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करवाई जाए तो 3-4 महीने के बाद स्टूडेंट्स को अंदाजा होता है जाके अच्छा केस स्टडी होती कैसी है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, केस स्टडी समझ आना शुरू होती है तब, लेकिन एग्जाम भी साथ ही आ जाते हैं। तो इसलिए 2 काम आपने करना है, एक तो मैं आपसे करवाऊंगा केस स्टडी की प्रैक्टिस, दूसरा आपने खुद करना है। वो क्या, डेली 2 घंटे घर जाके पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे, अभी बता रहा हूं, अपना टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है। कॉलेज को इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें भी कोई गर्ज नहीं है, आप चाहे पास हो चाहे फेल हो, ना फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ स्टूडेंट, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा ना सारे सेशन में, फिर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट पास हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट होते हैं शार्प हर क्लास में, वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना कुछ ना कुछ चुपके से काम करते रहते हैं, पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप आए हैं, बैठे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, तो मैं कोशिश करूं कि उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरूं। लेकिन याद रखें ये वन साइडेड टास्क नहीं होता, जब तक आपकी तरफ से इनपुट नहीं आएगा। हमारी कोशिश होती है हर टीचर की कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन याद रखें एट द एंड ऑफ द डे काम आप लोगों को नहीं करना, वो हम लोगों ने नहीं करना। 2 घंटे डेली आपने पढ़ना है, हम आपको घर आके नहीं बताएंगे भाई 2 घंटे पढ़ लो, अभी 1 घंटा पढ़ा तुमने 1 घंटा रहता है, आपने खुद सर्च करना है, ठीक है। तो ये 2 काम कर लें, अभी बता रहा हूँ आप। कुछ स्टूडेंट ऐसे और समझते हैं मैं तो आइंस्टाइन हूँ, मैं तो न्यूटन हूँ, मैं तो 15 मिनट में सारा खड़का देता हूँ सब, मुझे समझ आ गई थी। स्टूडेंट से पूछा अभी कल कितनी देर पढ़ा था, आधा घंटा। मैंने कहा मैंने तो 2 घंटे कहा था सर, आधे घंटे में सारी समझ आई थी जो आपने कल क्लास में लेक्चर दिया था। मैं कहा पास्ट पेपर्स देखे थे, नहीं सर। केस स्टडी की प्रैक्टिस की थी, नहीं सर। कोई बात नहीं, अगली अटेम्प्ट में कर लेना, इसी तरह होगा ना। लेकिन लेना काफी नहीं, आपको जब तक पता नहीं है एग्जाम में इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर वही होगा जो अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, सर पेपर तो सारा आता था, पास पता नहीं क्यों नहीं हुआ। और भाई प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है तुम्हें पता नहीं है केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, उसमें क्या चीज़ लिखनी है क्या चीज़ नहीं लिखनी है, तो तुम कैसे पास होगे भाई। कंसेप्ट जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास में आता है ना, कंसेप्ट उसके बिल्ड हो जाते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में ये हम बताते हैं, लेकिन क्लास में ज़बानी कलामी आपका हाथ पकड़ के थोड़ी दिखा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, वो आपने घर जाके खुद प्रैक्टिस करने होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, हमारी जो केस स्टडीज़ होंगी वो हमारा जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ से केस स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी। आपको जो भी असाइनमेंट दी जाए पढ़ने के बाद जो आपका लेक्चर है उसके बाद केस स्टडी और पास्ट पेपर को ज़रूर देखना है आपने, इसको कवर किए बगैर आप पास नहीं हो सकेंगे। चलिए यार, ये तो पेपर की बात है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट की नेचर क्या है, लॉ का सब्जेक्ट है। सर क्या इसमें जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज वर्डिंग में लिखना जरूरी है, लीगल लैंग्वेज में लिखना जरूरी, वो मुश्किल अल्फाज होते हैं सर, क्या वो इंक्लूड करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पेपर का स्टाइल ऐसा है, ये पेपर होता है कंसेप्चुअल। ICAP कहता है हम रट्टे को प्रमोट नहीं करते, और हम क्या दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल बॉडी जो है वो रट्टा को प्रमोट नहीं करती। वो कहता है स्टूडेंट्स को कंसेप्ट आने चाहिए, कंसेप्ट ज़्यादा अहम है। तो इसीलिए
कंसेप्ट आपको समझना जरूरी, कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए, अल्फाज के ऊपर फोकस ना कीजिए। कुछ अल्फाज होते हैं जो आपने यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि इन अल्फाज की इजी वर्डिंग आपने तलाश नहीं करनी, इनको एज इट इज यूज करना है आपने। लेकिन बहुत से सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जैसे अगर आई कैप की बुक आपने पढ़ी हो या अभी जब आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा, आई कैप की बुक चूंकि गोरों ने लिखी है, उनकी मादरी जुबान इंग्लिश होती है, मुश्किल मुश्किल लफ्ज भी उन्हें लगते हैं आसान है, रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं। अब मेरे जैसे जो लोग होंगे उन्होंने कभी बोली नहीं इंग्लिश, उन्हें लगेगा वो इतने मुश्किल सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं समझ आता। ठीक है, तो उनके लिए एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की जरूरत होती है कंसेप्ट को समझने के लिए, याद करने के लिए। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में। कंसेप्ट आना जरूरी। ला क्या कहेगा? ला सिर्फ आपको दो बातें सिखाएगा, इस सिचुएशन में ये काम करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, बस यही कहता है ला, और कुछ नहीं कहता। ये सिचुएशन है, सिचुएशंस आएंगी, भाई इस सिचुएशन में ये काम हो सकता है, ये नहीं, उसे आप इजी वर्ड में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैप ने ये कहा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बुक्स की लैंग्वेज को एज इट इज कॉपी करना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये लीगल सब्जेक्ट है, इसमें एज इट इज लैंग्वेज प्रोड्यूस करना लाजमी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपका ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लॉ ने कहा है कर सकते हैं काम और आप कहीं नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। वहां पे अल्फाज फर्क है तो कंसेप्ट भी फर्क हो गया। आई कैप कहता है अल्फाज फर्क हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए जो हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो लीगल सब्जेक्ट है, कुछ लीगल टर्म्स के अलावा बाकी सारे का सारा लॉ आप अपनी टर्म्स में, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। केस स्टडीज आएंगी, केस स्टडीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने। प्रिपेयर कैसे करना है? सिंपल, 2 घंटे डेली पढ़ना है, क्लास डेली लेनी है, 2 घंटे डेली घर में पढ़ना है, केस स्टडी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट पास हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, इंट्रो से ज्यादा आसान है, लेकिन क्या लोग इसके ऊपर टाइम नहीं देते, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से नहीं पास हो पाते। पेपर पैटर्न क्या होगा ये आपके साथ शेयर करूं। पेपर होगा आपका, बल्कि आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं, मेरे पास है ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है, ये उसका पेपर है। इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 सफ़े, लेकिन परेशान नहीं होना। 8 सफ़े क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारा जो पेपर है बिजनेस लॉ का, इस बोर्ड पे आ जाता है, बिजनेस लॉ का पेपर, ये है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स। इसके 2 बड़े हिस्से हैं। बिजनेस लॉज का मतलब क्या है? वो लॉज जो कि बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। ये क्रिमिनल लॉज नहीं पढ़े हम, बिजनेस पे जो लॉ अप्लाई होते। किस लिए? इसलिए कि हमने केसेस लड़ने हैं? नहीं नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए ताकि आप किसी भी, कल को आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी कंपनी में CFO या CEO की पोस्ट पे काम कर रहे होंगे, वो आप में से ही कुछ होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करें। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बिजनेस पे कौन से लॉज अप्लाई करते हैं, होते हैं, ताकि जब आप लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हो तो आप जो भी ऑफर कर रहे हैं लोगों को, जो भी एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, आप उसकी लीगल इम्प्लीकेशन का पता हो कि अगर मैंने ये काम इस तरीके से नहीं किया तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है, मुझे क्या पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। ठीक है, तो बिजनेस लॉज आपने स्टडी किया होगा शायद कि बिजनेस की किसी जगह 3 टाइप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ये इस तरह की बात कहीं पड़ी है? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी 3 किस्में होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो हमारा जो पेपर है उसके 2 बड़े हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। एक मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, और दूसरा कंपनी लॉ। 50-50% वेटेज है। मर्केंटाइल लॉ रिलेट करता है नॉर्मली
सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप्स पे जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं, कंपनी लॉ रिलेट करता है जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे रिलेटेड लॉस। 50 मार्क्स ये, 50 मार्क्स ये, लेकिन आपके पेपर के 2 हिस्से नहीं हैं, 3 हिस्से उसने कर दिया। एक अटेम्प्ट पहले तक 2 हिस्से थे, उसने 3 कर दिए। रीजन सुन लीजिए क्यों। स्टूडेंट करते हैं सिलेक्टिव स्टडी। जब आप देखेंगे इसमें 50 मार्क्स का है, लेकिन मर्केंटाइल लॉ की निस्बत कंपनी लॉ हाफ है, ठीक है, आधा पोर्शन। यानी फर्ज कीजिए कि अगर इसके 350 सफ़े हैं मर्केंटाइल लॉ के, तो इसके होंगे 160-70 के करीब। स्टूडेंट ने फार्मूला क्या बनाया हुआ था कि कंपनी लॉ सारा याद कर लो, मर्केंटाइल लॉ में ये 1 2 3 ये 3 वाले चैप्टर है, एक शुरू वाला 2 एंड वाले, ये कर लो, पेपर पास है। इसमें से 80 नंबर का पेपर आ जाएगा। और पेपर पास नहीं हुआ करता था फिर भी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कुछ ऐसे होते थे जो पास हो भी जाते थे। आई कैप एक प्रोफेशनल बॉडी है, इसने सिलेक्टिव स्टडीज़ को डिस्करेज करती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा चेंज करते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न चेंज करके क्या किया उन्होंने, 3 हिस्से बनाए पेपर के। 100 मार्क्स का पेपर, उसके 3 हिस्से। एक किया MCQs, इसके मार्क्स हैं 30 मार्क्स। इतने ज्यादा MCQs और किसी पेपर में आई कैप ने नहीं डाले जितने इसमें डाले। रीजन क्या है, स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी ना करें। अब अगर आप एक चैप्टर भी छोड़ेंगे ना, एक चैप्टर, आपका 2 नंबर का यहाँ पे तो क्वेश्चन कंफर्म छूटेगा 2 नंबर का। इसके अलावा यहां से भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। 30 मर्केंटाइल, ये सेक्शन ए है। फिर सेक्शन बी आया मर्केंटाइल लॉ, ये सेक्शन बी। सेक्शन ए, ये सेक्शन सी। मर्केंटाइल लॉ 35 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का। इस तरह कंपनी लॉ भी 35 मार्क्स का। अब अगेन आगे MCQs कंसेप्चुअल है सारे। मर्केंटाइल लॉ में 35 मार्क्स के पेपर को उसने मजीद, अब आगे फर्दर सेक्शन नहीं बनाए, लेकिन क्वेश्चन की नेचर उसने ऐसी रखी कि इसमें से तकरीबन 15 मार्क्स का पेपर होगा वो रट्टे वाला, जिसमें वो लीगल प्रोविजन पूछता है, इसको डिफाइन कर दो, ये बता दो क्या होगा, इसकी कंडीशंस बता दो। और 20 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड, ये है रट्टा बेस्ड क्वेश्चन, और ये है केस स्टडीज, केसेस। इसी तरह कंपनी लॉ में 15 मार्क्स का रट्टे वाले क्वेश्चन और 20 केस स्टडीज, ठीक है। ये क्वेश्चन मिक्स होंगे, जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है रट्टे वाला, अगला केस स्टडी, फिर अगला रट्टे वाला, फिर अगला केस स्टडी। यानी इसके आगे फर्दर उसने अलग-अलग सेक्शन नहीं बनाए, लेकिन क्वेश्चन की नेचर उसने डिफरेंट बता दिया हमें कि मैं इसमें से रट्टे वाले क्वेश्चन इतने मार्क्स से पूछूंगा, केस स्टडी इतने मार्क्स। अब आगे फर्दर सुने, रट्टे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें भी जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, इससे पहले जो हम फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं दूसरे क्वालिफिकेशन में, जैसे FA BA वगैरह में, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन नॉर्मली 15-15, 20-20 मार्क्स का होता है। आई कैप में ऐसा नहीं है। इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं वो 3-4-5 इन नंबरों के होते हैं। तो इस 15 मार्क्स के पेपर में भी उसने 4-5 क्वेश्चन इसके बना दिए होंगे, और फिर आगे केस स्टडी में भी डिफरेंट टॉपिक्स उसने टेस्ट किए होंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि पेपर में उसने इस तरीके से प्लानिंग की है कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे आप फारिग, फेल। अगर आप सिर्फ रट्टे वाले क्वेश्चन करेंगे, अब देख लें कि सिर्फ रट्टे वाले क्वेश्चन करें ना, आप केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करें, 100% किताब का रट्टा लगा लें, आपके 30 मार्क्स आएंगे, या शायद तुक्का वगैरह लगा के MCQs में 5-7 नंबर और आ जाए, पास नहीं हो पाएंगे। उसने पेपर को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि जो स्टूडेंट सारा सिलेबस कवर करेगा और केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेगा वही स्टूडेंट पास हो सकता है, दूसरा नहीं पास हो सकता, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस पेपर के हवाले से। और अब इसमें बेसिकली 8 पेजेस होने की रीज़न ये है कि इसमें जो पहले 5 पेजेस 30 MCQs है ना, पहले 5 पेजेस पे MCQs ही हैं, ठीक है, MCQs ही हैं।
और आखिरी 3 सफ़ों पे वो हमारा 70 मार्क्स के पेपर है। ठीक है, तो प्रशांत, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, AFC में आदत पड़ी होती है ना, सामने क्वेश्चन उधर ही टिक करना है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया बड़ा परेशान, कहने लगा सर एक मसला। मैंने कहा क्या? सर MCQs आए थे पेपर में, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। ये इकोनॉमिक्स की बात है, उस वक्त पहले लॉ में MCQs पहले नहीं होते थे, लास्ट अटेम्प्ट से आए। तो मैंने कहा इसमें क्या मसला है? कहा सर मैंने MCQs मुझे आते थे, 2-3 में बस मसला था, बाकी सारे आते थे, सही थे, और मैंने टिक भी लगाए। लेकिन एंड पे जब टाइम खत्म हुआ तो जो एग्जामिनर था, इन्विजिलेटर था, उसने मेरे से आंसर शीट तो ली, क्वेश्चन पेपर नहीं लिया। तो मैं कहा क्वेश्चन पेपर क्यों लेता? सर मैंने MCQs इसी के ऊपर सॉल्व किए हुए ना। मैं कहा शाबाश। मैं तो तुम्हें किसने कहा था इसके ऊपर MCQ सॉल्व करने हैं? AFC में तो इस तरह क्वेश्चन के ऊपर टिक लगाते थे। मैं कहा नहीं भाई, ये रिटर्न है, इसमें आपने अलहदा आंसर शीट पे आंसर करने होते हैं। अब मैं भी हो सकता है इसमें मेरी गलती हो कि मैंने उसको इतना क्लियरली बताया नहीं, मैंने समझा शायद ये तो छोटी सी बात है, स्टूडेंट को पता होगी, लेकिन एक स्टूडेंट उसको नहीं पता। तो उसके बाद मैंने आदत बना ली, किस तरह की बातें जब स्टूडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं तो फिर हम लाजमी बना लेते हैं कि इस जैसे शायद और भी कोई स्टूडेंट हो, उनका फ़ायदा हो जाए। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखिएगा कि आपने ये जो आंसर MCQs जब अटैम्प्ट करेंगे, आंसर शीट पे लिखने हैं इनके ऑप्शंस। ठीक है, बाकी आगे फर्दर जब हम प्रैक्टिस करेंगे मजीद गाइड करता रहूँगा। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के बाद बारी आती है मेथोडोलॉजी, लेक्चर पैटर्न क्या होगा। देखिए लॉ, आपको हैरानगी होगी, मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि लॉ डिफिकल्ट पेपर नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। इजी भी नहीं है, इसको खुद से आप नहीं पढ़ सकते, खुद से नहीं समझ सकते, ये बात कंफर्म है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं अगर कहीं बाहर ये स्टेटमेंट दे रहा होता तो आप शायद ये कहते कि सर बच्चों को घेरने के लिए कह रहे हैं कि बच्चों आप खुद से नहीं पढ़ सकते, मेरे पास आके पढ़ो। मैं स्टेटमेंट को आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि अच्छा आज मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आज मेरा सर दर्द है कर रहा है, रात को दोस्तों के साथ बैठे थे, गपशप लगाई थी, तो आज कॉलेज जाने को दिल नहीं कर, मैं घर पढ़ लूँगा। या मैंने दोस्त से कह दिया यार तुम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लूँगा। ठीक है, वो इतनी ऑडियो रिकॉर्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितने क्लास में। जैसे अब मैंने जो भी लेक्चर में विजुअल एड के जरिए से आपको जो भी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट वगैरह बना के, जिस भी तरीके से, ऑडियो में चीज़ें कवर नहीं हो सकती, और खुद से पढ़ के तो आप बिल्कुल नहीं कवर कर सकते। तो आपने छुट्टी हरगिज़ नहीं करनी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ये क्विकली मूव करता है। CA में एक एक सब्जेक्ट के साथ ये मसला है कि इसमें टाइम कम होता है और कंसेप्ट ज़्यादा है। मैंने आपको पहले बताया, मैंने ICOM भी किया है, BCOM भी किया है। 4 सालों में जितनी काउंटिंग की, 4 सालों में CA की जो पहली काउंटिंग थी ना, पहले 2 महीनों में उससे ज़्यादा काउंटिंग कर ली थी। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि 4 साल के कंसेप्ट एक तरफ और CA के काउंटिंग के पहले पेपर के 2 महीने में उससे ज़्यादा कंसेप्ट सीख लिए थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स किस हिसाब से स्पीड से चलते होंगे। ठीक है, अब जाहिर है अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनने जा रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA से 10 गुना ज़्यादा पैसे लेता है तो वो किसी वजह के पैसे लेता है। ठीक है, आपने उस पॉइंट तक, उस लेवल तक जाके अचीव करना है, अपने आप को साबित करना है कि हाँ हमारी स्पीड 10 गुना ज़्यादा होती है। जो काम दूसरे लोग 1 महीने में करेंगे हम उसको 3 दिन में करके दे सकते हैं। ये एबिलिटी आप में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगी। जाहिर है जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, ट्रेनिंग भी आपकी होगी, ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा इंसान सीखता है। तो जहन में रखिएगा आपने मेहनत करनी है। अगर आप अपने दोस्तों को देख के कि वो FA कर रहा है, वो BA कर रहा है, MBA कर रहा है, वो तो इतना पढ़ता है, मैं क्यों इतना पढ़ूं। ठीक है, तो उसमें वो फिर जिस मुकाम पे पहुंचेगा आप भी उसी मुकाम पे पहुंच जाइएगा उतनी सीधी मेहनत करके। लेकिन अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट है वो आपको इनपुट करना पड़ेगी, वरना आप टाइम ज़ाया करेंगे। ठीक है, तो स्पीड में बता रहा था कि जो हमने प्लान की हुई है कि 90 के करीब लेक्चर्स हैं हमारे, उसमें कितना पढ़ाना है, किस तरतीब से पढ़ाना है, किस जगह पे टाइम कम लगाना है, किस जगह पे टाइम ज़्यादा लगाना है, ये सारी प्लानिंग आपके टीचर ने की होती है। हमारी कोशिश, मेरी कोशिश ये होती है कि पहले लेक्चर में, आज तो ओरिएंटेशन है, इसके अलावा कल का जो लेक्चर होगा इसमें जो बर्डन हो आपके आखिरी लेक्चर में भी उतना ही बर्डन हो। ऐसे ना हो कि शुरू में तो हम बड़ा इजी रिलैक्स होकर चल रहे हैं और एंड पे जाके हम भागम भाग शुरू कर दें, एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो रहा हो, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो आपने पहले दिन से ही आपने भी पढ़ना शुरू कर देना है।
हमारे लेक्चर प्लानिंग कैसे होगी, मैं डेली बेस पे आऊँगा और इसी तरह जैसे आपके सामने वाइट बोर्ड पे लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ें शेयर कर दी हैं कि आज हम ये कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसी तरह डेली बेसिस पे लिखूंगा, आपने नोट कर लेना उनको। मैं पहले किसी भी कंसेप्ट को, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 कंसेप्ट आपको सिखाने आज के दिन में, तो पहले कंसेप्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह आप मेरी बात सुनेंगे, सुनने के दौरान में कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे, आपने वो क्वेश्चंस नहीं पूछने सुनने के दौरान में। उसकी रीज़न ये है कि हर एक्सपीरियंस टीचर को अपने एक्सपीरियंस से अंदाज़ा हो चुका होता है कि किस कंसेप्ट में जाके स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ मुश्किल साबित होती है और क्या चीज़ ऐसी है जिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये भी अंदाज़ा होता है टीचर को। तो हम लोगों ने क्या किया होता है कि जब लेक्चर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, घर में प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स के पिछले सेशन के स्टूडेंट्स के पूछे गए क्वेश्चंस को अपने लेक्चर में ऑटोमेटिकली बिल्ड कर लेते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इंतजार करना है, होल्ड करना है। अक्सर ऐसा होगा कि थोड़ी देर के बाद आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बिल्ड कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर इन केस आपको आंसर नहीं मिलता तो लेक्चर जब मैं कंसेप्ट अपना कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद आपको टाइम दिया करूँगा कि अब आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपने उस टाइम में जितने क्वेश्चन भी आपके जहन में होंगे वो ज़रूर पूछना है। और याद रखिए आप लोगों की सबसे ज़्यादा लर्निंग जो होगी ना वो पूछने से होगी, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं मैं आंसर करता हूँ ना तो लर्निंग 2 वे बन जाती है। अगर मैं सिर्फ आऊँगा और पढ़ाता जाऊँगा तो लर्निंग 1 वे बनेगी। 1 वे लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी 2 वे है। तो आपने क्वेश्चन लाजमी पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछना है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला अक्लमंद बन जाता है बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछना चाहें ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलूँगा और इसी तरह रिपीट होगी ये चीज़ें। आपने सिर्फ एक चीज़, क्योंकि लेक्चर के दरमियान में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो लेक्चर का टेम्पो जो है वो टूट जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम वेस्टेज होगा आहिस्ता इकट्ठा होते होते एंड में फिर हमारे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। स्टडी मटेरियल एंड में कौन सा यूज़ करेंगे? आई कैप का कोर स्टडी मटेरियल हमारा आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है, और आपको भी पता होगा आई कैप ने इस टाइम के लिए उस स्टडी टेक्स्ट वो नई बुक उस आई कैप ने पब्लिश की है 2020 वाली, वो आपने यूज़ करनी है, हम भी उसी को यूज़ करेंगे। लेकिन उस बुक में टेक्निकली कोई इशू नहीं है, वो बुक गलत नहीं है, सही है। उसमें 2 इश्यूज होते हैं आई कैप की बुक्स में, मेरी अपनी असेसमेंट है, हर टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें 2 इश्यूज ये है। पहला इशू उसमें चूंकि जैसे मैंने आपको बताया वो गोरो ने लिखी है, तो उन्होंने अपनी वोकैबुलरी अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए उसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ला समझ रहा होता है और साथ ही साथ उसमें जो डिक्शनरी रखी होती है या गूगल पे वर्ड्स की भी सर्च कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हालांकि वो लीगल टर्म्स नहीं होती। लीगल टर्म्स हो तो चले बंदा सीखता भी है, लीगल टर्म्स नहीं होती, उनका इस्तेमाल करना एग्जाम में लाजमी नहीं होता। एक ये इशू होता है, और दूसरा इशू क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। अब जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं ना, आपको आई कैप की बुक बड़ी अच्छी लगेगी, कोई भी बुक पढ़ लें फर्स्ट टाइम पढ़े, अच्छा क्यों? आप कहेंगे यार उसने नया कंसेप्ट सिखाया, उसके साथ ही एग्जाम्पल भी दे दी, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है, इलस्ट्रेशन भी है। फर्स्ट टाइम जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं ना, तो आपको वही चीज़ जो अच्छी लग रही थी, जब आप रिवीजन स्टेज पे आते हैं वही चीज़ अब आपको नेगेटिव लगती है। आप कहते हैं सर अब हमने रिवीजन करनी है, कंसेप्ट तो समझ आ गया है, अब हर दफ़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ी पढ़नी है हमने, अब तो हमें सिर्फ ये चाहिए कि मेन कंसेप्ट कौन सा है। तो आप काइंडली हमें बता दीजिए कि इस सारे सफ़े पे कौन से पैराग्राफ में काम की चीज़ है जो एग्जाम में टेस्ट करता है, और कौन सी वाली एक्सप्लेनेशन है जो अब हम रिवीजन स्टेज पे स्किप कर दें। उस वक्त फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो इन 2 प्रॉब्लम्स को अब पॉसिबल नहीं होता कि आपको एक एक सफ़े पे बताया जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन जो है मैं ये वाला पोर्शन है, हम नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया है, आप आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की ही, अलग से नहीं, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट ही की एक समरी प्रिपेयर की गई है जिसमें कंसेप्ट्स वही हैं जो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में, ठीक है। क्या किया गया है, एक सिंपल वर्डिंग यूज की गई और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है उसे निकाल दिया गया। क्यों एक्सप्लेनेशन को निकाल दिया गया? क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, और अगर एक कंसेप्ट एक दफ़ा समझ में आ गया तो फिर उसको रिवाइज करने के लिए, उसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस करने के लिए, पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं होती।
वो फिर दूसरी तीसरी दफा पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। वही रिवीजन एक चैप्टर की जो आप 1 घंटे में कर सकते हैं, अगर वो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे वो 3 घंटे में रिवीजन होगी। और आखिरी दिन याद रखे पूरे का पूरा लॉ रिवाइज करना बहुत अहम होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो आखिरी दिन रिवाइज करना बहुत अहम है। इसीलिए हमने क्या किया, एक समरी बनाई, समराइज्ड वर्जन आई कैप का, उसमें से एक्सप्लेनेशन निकाल दी और लैंग्वेज इजी कर दे। फिर हमारे जहन में ख्याल आया कि आई कैप का एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो फिर उसका सोल्यूशन भी बनाएगा जिसके साथ हमारे स्टूडेंट का पेपर चेक करेगा। कहीं ऐसा ना हो पेपर वो आई कैप के स्टडी टेस्ट से बनाए और हमारा स्टूडेंट जिसने थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज यूज की है उसके क्वेश्चन आंसर को क्रॉस कर दे तो बिला वजह स्टूडेंट मारा जाए। हमने आई कैप को रिटर्न ईमेल की, रिटर्न फॉर्म, हमने कहा रिटर्न फॉर्म में बात करें बेहतर है, ईमेल की कि सर अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं आपके स्टडी टेक्स्ट में वो आंसर डिफरेंट वर्ड्स के साथ है, स्टूडेंट उसको किसी और अल्फाज में लिखता है आसान वर्ड में, क्या आप इस वजह से नंबर काटेंगे कि एक स्टूडेंट ने बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की है और दूसरे ने यूज की है? तो आई कैप ने जवाब दिया, उसने सीधी इजाजत नहीं दी कि जो मर्जी यूज कर ले, बल्कि उसने कहा हम रट्टे को डिस्करेज करते हैं और दुनिया की हर प्रोफेशनल बॉडी जो है वो कोई भी रट्टे को प्रमोट नहीं करते। तो अगर स्टूडेंट किसी और लैंग्वेज में, लैंग्वेज से मुराद और अल्फाज में, लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, किसी और अल्फाज में क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो सिंपल, अगर कंसेप्ट ठीक है, अगर कंसेप्ट ठीक है, वर्ड्स डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वली करेक्ट समझा जाएगा। और जिसने अगर डिफिकल्ट या कम्प्लेक्स वर्ड यूज किए हैं उसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर ठीक है नंबर उसको भी मिलेंगे, इजी वाले को भी, डिफिकल्ट टर्म्स यूज करने वाले को भी नंबर मिलेंगे, लेकिन दोनों के दरमियान में फर्क कोई नहीं होगा अगर कंसेप्ट ठीक है। और अगर आप पेपर का पैटर्न भी देखें ना तो एमसीक्यूज है, इनमें कौन सा रटा चलता है, केस स्टडीज है, इनमें भी रटा नहीं चलता, इनमें कंसेप्ट चलते हैं। तो इसीलिए आपने फोकस करना है कंसेप्ट्स के ऊपर, इससे फर्क नहीं पड़ता अल्फाज कौन से हैं, बेहतर है इजी अल्फाज हों, समझना याद करना आसान हो जाता है। अब सुन लीजिए, लेकिन ये लाजमी नहीं है, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपकी ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो नोट्स से प्रिपरेशन कीजिए, अगर आप चाहें तो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से प्रिपरेशन कीजिए। हम यहाँ पे जब डेली बेस पे जो भी लेक्चर होगा उसमें आई कैप के स्टडी टेक्स्ट का रेफरेंस भी देंगे ताकि जो स्टूडेंट स्टडी टेक्स्ट को यूज़ करना चाहे वो स्टडी टेक्स्ट को यूज़ करें, जो समरी यूज़ करना चाहे उसकी समराइज नोट्स वो उनको यूज़ करें। लेकिन मेरी सजेशन है एक तो ये कि आप कम से कम एक चैप्टर ज़रूर कंपेयर करें दोनों में, कि आई कैप की बुक से मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर किया, मुझे कितना टाइम लगा, समराइज नोट्स जो है हमारे, इससे ये चैप्टर प्रिपेयर किया कितना टाइम लगा, और फिर खुद से वैल्यूएशन कीजिए दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है। आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार चीज़ें यही हैं कि फ़र्क है, और ख़ास तौर पे पास पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे उस वक्त आपको और बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा। एक दफ़ा दोनों सोर्सेज में से सैंपल सेलेक्ट कर लें एक चैप्टर का, फिर जो आपका दिल हो वो करें, लेकिन याद रखें एक दफ़ा जब आपने सिलेक्शन कर ली ना कि मैंने इस सोर्स से पढ़ना है, आपने फिर ड्यूरिंग सेशन उसको चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सोर्स एक से पढ़ें दूसरे से पढ़ें दोनों ठीक है, ठीक है, आपका जहां पे आपका दिल मुतमिन हो आप उसको, लेकिन जब दरमियान में अगर चेंज करेंगे वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल का बायस बनेगा। आधी अप्रोच एक के मुताबिक होगी, आधी अप्रोच दूसरे के मुताबिक, ठीक है जी। तो जो मटेरियल हम यूज करेंगे क्लास में वो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लास में मेरा काम होगा आपको कंसेप्ट समझाना, और मैं आपको बता दूंगा कि हमारे नोट्स में ये कंसेप्ट किस जगह पे है और आई कैप की बुक में ये कंसेप्ट किस जगह पे है। आगे आपने सोर्स सिलेक्शन खुद करनी है। मेरी सजेशन यह है कि आई कैप की बुक की तरफ ना आ जाए, जिंदगी आपकी आसान होगी, लेकिन अगर आप जाते हैं मुझे टेंशन, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है। उसको पढ़ के भी स्टूडेंट पास होते हैं और हमारे नोट्स को पढ़ के भी फेल होते हैं, गारंटी कोई नहीं है, गारंटी कोई नहीं है। करना काम आपने, हमने तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी आसान करने के लिए थोड़ा सा काम कर दिया। अब जैसे मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे काम आपने करना है, काम करेंगे तो किसी भी सोर्स से पढ़े पास हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो किसी भी सोर्स से पढ़े पास नहीं हो सकेंगे। फर्क सिर्फ यह है कि थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये थे हमारी ओरिएंटेशन। आज हमने
टेक्निकल कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि हमने टाइम ज़ाया किया। इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, और ख़ास तौर पे ये जो टेबल सा मैंने बनाया है, ये आपके जहन में रहना चाहिए हमेशा। अब जब कभी आपने काउंटिंग को 2 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया ना, तो आपके जहन में ये बात आ जाए कि मैं इस सब्जेक्ट का टाइम इसको दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि जो नंबर यहां पे आने हैं वो इधर ऐड होते जाएं, इधर से नंबर कम होते जाएं और इधर ऐड होते जाएं। ठीक है, हमेशा ये जहन में रखिएगा। इसको भी पढ़े, इसको ज्यादा पढ़े, 2.5 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, मुझे कोई इतराज नहीं है। इसको 2 घंटे दें, इसका हक इसको नहीं जाना चाहिए, वरना होगा वही, ये इधर जो नंबर आना है वो इधर ऐड होता जाएगा। क्लियर हो गए जी? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? इस तरह तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ पढ़ जी। लाख, अच्छा हाँ, जो हमारे नोट्स हैं उनकी आई कैप ने अपनी बुक जो है वो लॉन्च कर दी है। हमारे नोट्स इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर वो बुक फॉर्म में अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? मेरे भाई को रात को नींद आई थी। अच्छा चलें, पूछिए। भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर जो है वो इस तरह का आ जाता है, मुश्किल होता है। स्टूडेंट आई कैप ना दरमियान में हर पेपर में इस तरह होता है। स्टूडेंट के कुछ टॉपिक होते हैं, स्टूडेंट है ना, और टीचर भी, हम लोग भी हेल्प करते हैं यार, इधर इधर से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है। स्टूडेंट कहते हैं अच्छा ठीक है, हम यही तैयार कर लेते हैं। तो इस एरिया में ना स्टूडेंट की कुछ अप्रोच बनी हुई थी कि ये टॉपिक कर लें, अल्लाह का कंपनी लॉ पूरा कर लो, मर्केंटाइल लॉ चैप्टर 1 करो, 17 करो, 18 करो, बस 80% पेपर हो जाएगा, पास हो जाएंगे। आई कैप फिर क्या करता था? आई कैप को भी पता होता था, आई कैप जाहिर है वो मरीख में थोड़ा ही रहता है, वो पाकिस्तान में रहता है, उसको भी पता क्या चल रहा था स्टूडेंट के। एक पेपर होता है आई कैप को पता चलता है किस टॉपिक में स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है, किस में वीक है। जिसमें फिर वीक होती थी आई कैप, उसमें पेपर सेट करता है स्टूडेंट के उस कंसेप्ट को, सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करने के लिए। और जब तक स्टूडेंट सीधे रास्ते पे नहीं लगता, वो आई कैप उस वीक एरिया से सिलेक्शन करता रहता है। तो ये रीजन होती है। बाकी बहरहाल और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, जब तक बुक नहीं आती तब तक आपको जो भी स्टडी मटेरियल होगा क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आपने कहीं नहीं जाना, आपको बैठे बैठे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पे कि घर जाके उसको पढ़ेंगे भी। ठीक है जी, चलिए जी जी जी। एमसीक्यूज जी, जो एमसीक्यूज ना आते हो बिस्मिल्लाह पढ़ के क्यूएम की तरह लगा दीजिए। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।